दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते मेरा एक प्रयास होता है कि आपके साथ मैं एक पैनलिस्ट को लेकर आऊं और उसके साथ एक विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए लॉ के किसी टॉपिक को लेकर। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं अन्नपूर्णा रॉय मैम। अगर मैं मैम का परिचय दूँ तो आपने अपना LLB और LLM आपने अपना कंप्लीट कर लिया है और एट प्रेजेंट आपका PhD भी चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से। अगर आपके इंटरेस्ट ऑफ एरिया की बात की जाए मैम तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ। और मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच बताऊं कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ना, संविधान तो चलिए ठीक है, लेकिन वाकई में इन्वायरमेंटल लॉ मुझे आज तक कभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बुक आती थी शायद BN मणि त्रिपाठी की, तो उस बुक में मैम हम देखते थे कि सारे के सारे जो केसेस होते थे MC मेहता के द्वारा ही फाइल किए जाते थे और जी सभी सर। केसेस के अंदर लगभग एक सिम और सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती थी। तो अन्नपूर्णा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा विधि शास्त्र के थैंक यू। परिवार में। थैंक और यू इस सर। उम्मीद के साथ मैम कि एक विषय के ऊपर आपके साथ मेरी एक संक्षिप्त चर्चा हुई थी और वो विषय था मैम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005। तो मैम जब मेरी टीम ने आपको अप्रोच किया था कि मैम हमें आपका वक्त चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, तो मैम यहाँ पे दो शब्द जो थे वो बार बार मेरे दिमाग में हिट कर रहे थे। पहला वर्ड तो मैम ये कि यहाँ पे जिस प्रोटेक्शन की बात की गई है, अगर हम मैम प्रोटेक्शन को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं तो आमतौर पर इसको बचाव कहा जाता है। और अगर जी हम बात करते हैं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है मैम घरेलू हिंसा। लेकिन मैम मैं खुद हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं। तो जो मैंने अभी तक मैम रियलाइज़ किया है या महसूस किया है कि आम तौर पे जब कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जिक्र आता है, तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, 99% केसेस के अंदर हमें अक्सर ऐसा ही लगता है कि ज़रूर यहाँ पे बहू के साथ ही अत्याचार हुआ होगा या बहू को ही प्रताड़ित किया गया होगा। तो मैम सबसे पहला सवाल जो मेरा इस कन्वर्सेशन में आपके साथ पहला है वो ये है कि क्या ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्या सिर्फ ये बहुओं के प्रोटेक्शन की बात करता है या इसके अंदर आमतौर पे हर वो महिला जो आपके साथ एक घरेलू रिलेशन में रह रही है, वो आपकी सास हो सकती है, वो आपकी ननद हो सकती है, इवन वो आपकी माँ हो सकती है, क्या उनके प्रोटेक्शन की भी बात की गई है? तो अन्नपूर्णा मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके साथ मैं जानना चाहूँगा कि प्रोटेक्शन और जो डोमेस्टिक वर्ड है, आपके नज़रिए से आप इसको कैसे इंटरप्रेट करती हैं? सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। और इतनी तारीफ आपने कर ली मेरी। इतनी तारीफ की मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी तारीफ की। सर, अगर बात करें हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 का है, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिंसा क्या है जी। और हिंसा से प्रोटेक्शन किसको दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन उसको मिलेगा जो कमजोर है। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल नेचर है। तो यहाँ पे जो है समय से देखा जा रहा है, इवन सदियों से कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि हमारे संस्कृति में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जिसमें विमेंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है। मनुस्मृति का सर एक पंक्ति भी है जिसमें ये बोला गया है, इसका हिंदी अनुवाद में बताती हूँ आपको जी। कि जहाँ पे जिस घर में महिलाओं की जो है वो पूजा होती है या सम्मान होती है, वहां पे देवता निवास अपना करते हैं या निवास स्थल वहां उनका बनता है। तो जब इतना रिस्पेक्ट वुमेन्स को हमारी संस्कृति में दिया गया है, तो आजकल के ज़माने में ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं। और इवन अभी भी डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 30% जो महिलाएं हैं, हर साल जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी शिकार होती हैं। और सर, अभी अगर बात करें तो अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जी। क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, तो इस अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी सर। इक्वालिटी अगर हम बात करें, आर्टिकल 14 जो सबके लिए है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। जी। तो सर ये अगर हम बात करें, जेंडर बाइज्ड ही है, इसमें कोई ये नहीं है कि फीमेल हो तो तुमको ज्यादा फेवर मिलेगा, मेल है तो तुमको कम फेवर मिलेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि जो कमजोर होता है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, दैट्स वाई बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। वो हमें आर्टिकल 15 में भी देखने को मिलते हैं, वो हमें डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो प्रोटेक्शन है उसमें भी देखने को मिलता है। फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस भी देखने को मिलता है। तो वेरियस जो लॉ हैं वो आपको सिर्फ वुमेन सेंट्रिक दिखेंगे।
हालांकि जो आपने आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ इसमें जो मैरिड वुमेन होती हैं यही कवर होती हैं, तो ये कहीं से सर सही नहीं है। इसमें जो भी शेयर हाउस होल्ड में महिलाएं रहती हैं, जी वेदर वो एक सास ही क्यों ना हो, वेदर एक डॉटर क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, या फिर लिव इन रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से चला आ रहा है, खास करके 2005 से ये चीजें ज्यादा निकल के आ रही हैं, लिविंग रिलेशनशिप वाली। तो उसमें में भी जो फीमेल पार्टनर होती है सर, वो उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो सर यही मैं फिर से कहूंगी कि जो कमजोर होता है कहीं ना कहीं, अब कमजोर सर बहुत सेंस में तो नहीं हम कहेंगे कि महिलाएं कमजोर है, लेकिन हाँ अगर हम फिजिकल उसकी बात करें सर, तो हाँ महिलाएं कमजोर उस सेंस में तो होती हैं, बाकी इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। और सर वॉयलेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल वॉयलेंस कर रहे हो तो ही वो डोमेस्टिक वॉयलेंस में कवर हो रहा है। अगर आप फिजिकल अब्यूज कर रहे हो, इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इवन हरासमेंट कर रहे हो आप डाउरी के लिए, और भी वेरियस तरह के जो अब्यूज हैं इस डोमेस्टिक वॉयलेंस में कवर किए गए हैं। तो अन्नपूर्णा मैम, अभी आपने एक मनुस्मृति के भावार्थ का जिक्र किया, और जितना मैम मुझे याद आ रहा है शायद वो श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते यस रमन्ते सर, तत्र यस देवता, अर्थात यस जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। जी और सर, मैम जी सर, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो हालांकि मेरा तो जन्म वैदिक काल में नहीं हुआ था मैम, बट जो भी हमने टेलीविज़न के माध्यम से या किताबों के माध्यम से देखा है, तो मैम वैदिक काल में महिलाओं की दो स्थिति हुआ करती थी। या तो वाकई में उनको देवताओं या देवियों के समान पूजा जाता था, या तो यस सर, वाकई में उनको बिल्कुल भी पूजा नहीं जाता था, जो मैंने अपने आसपास देखा है या महसूस किया विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न। अब जी मैम सर, सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी आपने एक डेटा का जिक्र किया कि जिसमें मैं मानता हूँ कि ठीक है महिलाओं के साथ हिंसा होती है। और मैम अभी ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है मैम। लास्ट वीकेंड हमने एक सेशन रखा था, उसमें एडवोकेट वंदिता नैन शामिल हुई थी, और उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सी बात कही कि देखिए रवि, अगर हम मेल और फीमेल को एक साथ खड़ा करते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द ह्यूमन एनाटॉमी हम ये मान के चलते हैं कि वाकई में जो पुरुष होता है वो बलवान होता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कमज़ोर होता है वही प्रताड़ित होता है। लेकिन मैम जी जब सर, हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखते हैं, और जैसा कि अभी आपने बहुत शानदार तरीके से इस बात को बाइफरकेट किया कि जो हिंसा होती है उसके मैम काफ़ी सारे रूप होते हैं, काफ़ी सारे प्रारूप होते हैं। तो मैम जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट भी अक्सर ये कहता है कि अगर आप वाकई में न्याय पाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू कम बिफोर अस विद अ क्लीन हैंड। लेकिन मैम यस जब हम एक्चुअल केसेस को देखते हैं तो पता चला कि जो उसकी पत्नी है वही उसको बार बार उंगली किए जा रही थी, बार बार बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, तब जाकर उसका पति फट गया। जब फट गया तो पति ने भी दो हाथ लगाए। और कई बार ऐसा भी होता है मैम कि पत्नियां ज़्यादा बलशाली होती हैं तो वो भी पति को पटक पटक के धोती हैं और विधिवत धोती हैं। तो मैम जब हम इस हिंसा की बात करते हैं तो क्या मैम ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो हिंसा का ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एनाटॉमी से लोअर एटोनॉमी की तरफ आ रहा है, बल्कि मैम अगर आप इसको एक न्यूट्रलाइज होकर देखेंगी तो कहीं ना कहीं मैम आपको लगेगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया। पति थका मंदा आया और आपने उसके सामने पूरा सास की बुराई करनी शुरू कर दी, ननद की बुराई करनी शुरू कर दी, मोहल्ले की बुराई करनी शुरू कर दी, और वो कहता कि भाग्यवान मुझे थोड़ा वक्त तो दो। तो मैम यहाँ यस सर, पे मैं आपका एक छोटा सा व्यू जानना चाहूँगा कि क्या जी सर। एक महिला के अगेंस्ट जो होता है क्या उसे ही हिंसा समझा जाएगा, या एक महिला अपने पति या उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो वर्बल करती है उसे भी हिंसा के रूप में कंसीडर किया जाएगा? सर मैं आपकी इस बात से एग्री तो करती हूँ बट टोटली एग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि सर घर में ऐसा होता है, देखा भी जाता है, और इवन हम लोग अनमैरिड हैं फिर भी अपने फादर के साथ रहते हैं, अपने भाई के साथ रहते हैं। जी तो इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा अपना दिखाना चाहते हैं वर्चस्व एज कंपेरिजन टू विमेन्स। तो सर हम लोग भी कहीं ना कहीं, भले मेरा भाई छोटा हो या बड़ा हो, फादर हो, हम कितने भी एकदम पढ़ लिख जाए या फिर कोई भी मुकाम हासिल कर जाए, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मेरे अंदर रहे, इसको इतना ऑटोनॉमी नहीं मिलना चाहिए हर एक क्षेत्र में जितना हमें है। मतलब उनको लगता है कि नहीं ये मेरे अंडर है। तो सर अगर मेल की हम बात करें, मेल ने ये चीजें शुरू से नहीं झेली है सर। जी बातें स्टार्टिंग से हम करते हैं, हम तो शुरू से झेलते हुए आ रहे हैं, चाहे ना चाहे। भले ही वो फिजिकल अब्यूज ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल जो वॉयलेंस है, जो एक इकोनॉमिकल सॉरी सर, ये इमोशनल जो वॉयलेंस है या फिर अब्यूज है, ये तो हम लोग हमेशा से झेलते हुए आ रहे हैं सर, और हमें आदत भी पड़ चुकी है इस चीज की। जी अगर अगर सर लेट सपोज कि आप आपकी कोई बहन है या बेटी है, दोनों है सर। चलिए आप पे नहीं लेते हैं सर, जी किसी नहीं, और बिल्कुल आप पर्सन ले पे सकती ले हैं लेते मैम। हैं।
सर अगर वो मान लीजिए लेट्स सपोज उसका कोई फ्रेंड बनता है या बाहर किसी भी तरीके की बातें होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस पर सर्विलांस ज्यादा देंगे एज कम्पेयर टू योर जो सन होगा उस सन। पर। एग्री मैम, तो टोटली एग्री। तो सर भले ही किसी की बेटी या सिस्टर वो चीज कर रही हो जो कहीं ना कहीं बेटे के लिए सही है, लेकिन वो बेटी के बेटियों लिए के लिए सही सही नहीं नहीं होती। है जी। क्या है ये डिफरेंशिएशन हमारे घर से ही आ रहा है। हमारे अपने ही जो फादर है, जो ब्रदर है, इवन जो स्पाउसेस है, उनसे ही क्रिएट हो जा रही है, और ये गलती उनकी भी नहीं है सर। ये हमेशा से चली आ रही हुई चीजें हैं, तो जड़ित हो चुकी है ये, इसको अब जड़ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। और जो बात आपने कही कि हाँ जो इमोशनल अब्यूज करती हैं, जनरली इमोशनल ही अब्यूज होता है सर मेल्स का। मैं ये नहीं कहूंगी कि फिजिकल ज्यादा होता नहीं है। बिल्कुल होता है मैम, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं। सर होता होगा लेकिन कम होता होगा जनरली सर। आपको इमोशनल अब्यूज या साइकोलॉजिकल अब्यूज पुरुषों में भी देखने को मिलते होंगे। और मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि मेल भी जो है इस चीज को फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोई लॉ बनना चाहे, मतलब कि अगर आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम होगा सर। क्योंकि वो भी इक्वालिटी के को डिमांड करते हैं, और उनको भी इक्वालिटी जो है सिक्योर होनी चाहिए सर। और क्योंकि केवल फिजिकल अब्यूज ही वॉयलेंस में नहीं इंक्लूड होता, बल्कि वेरियस टाइप ऑफ या वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अब्यूज और वॉयलेंसेस आते हैं, तो इससे मेल को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें फीमेल की, तो हाँ सर, उससे हम नकार नहीं सकते कि फीमेल ज्यादा ही कहीं ना कहीं वॉयलेंस जो है वो झेलती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का। तो अन्नपूर्णा मैम, इससे पहले कि मैं अपने अगले सवाल पर आऊँ, एक छोटा सा सवाल मेरा और है कि भी आपने कुछ ऐसी बातें की कि वर्चस्व की बात, तो मैम जी क्या एक पिता का या भाई का उसको वर्चस्व के दायरे में कहना ठीक उचित होगा, या हम उसको एक केयर का रूप में भी कह सकते हैं कि शायद उनको आपकी सबसे ज़्यादा केयर है या उनको जी चिंता सर। है मैम? सर केयर होता है वो लड़कों के लिए भी होता है, जी। नो डाउट। क्योंकि अगर एक माँ के बेटा और बेटी, माँ बाप के एक बेटा बेटी है, तो दोनों के साथ सेम रवैया होना चाहिए। इक्वालिटी तो यही बोलता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं सर्विलांस किस पे होता है सर ज्यादा, भले ही वो किसी चीज के लिए हो, लेकिन सर्विलांस किस पे होता है सबसे ज्यादा, तो वो वो तो बेटियों पे विमेन होता है पे मैम, होता है। बिल्कुल। और दबाने की अगर जहां बात आए सर, तो पूरी तरह कोशिश किया जाता है कि विमेन को ही दबा दिया दबा जाए दिया सर। जाए। तो ये कहीं ना कहीं आप मानते होंगे कि ये इमोशनल जो है वॉयलेंस है, इमोशनल अब्यूज है। चाहे आप, एक कहावत है ना सर कि चाहे आप घी जो है वो सीधी इमली से निकालो, या सीधी नहीं हो रही है तो टेढ़ी कर लो, तो काम तो आपका बनना चाहिए। तो मेरे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है। बाकी प्रोटेक्शन मेल को भी मिलनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो इवन अपनी मदर से, अपने सिस्टर से, और इवन अपनी पत्नी से भी बहुत तरीके से जो प्रताड़नाएं हैं वो झेल रहे हैं। बहुत बिल्कुल सारी के बिल्कुल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी निकल के आते हैं। अभी रिसेंटली इवन मैम, अगर आपने देखा होगा तो दो तीन ऐसे केसेस हैं जिन्होंने सुसाइड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ जी सर, दैट, जी ड्यू सर, टू जी प्रेशर सर, ऑफ इन लॉज। उसमें उनकी बीवी भी शामिल है, उनकी सास भी जी शामिल है, उनके ससुराल वाले भी शामिल हैं। जी सर। तो मैम, जब हम हिंसा की बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हमारा ये जो एक्ट है, जिसको हम लोग एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005 के नाम से जानते हैं, तो जी सर। इसके अंदर अमूमन मैम लगभग कितने टाइप्स की हिंसाएं आपको देखने को मिलती हैं? क्या आप किसी एक के सर बारे में कुछ थोड़ा सा जिक्र करेंगी? जी सर, अगर ब्रॉडली हम देखें, ऊपर ऊपर से ऐसा देख लें, तो एक है फिजिकल अब्यूज और एक है मेंटल अब्यूज। लेकिन जी। इसको हम डिटेल में देख लें, इसको बाइफरकेट करके देख लें, तो इसमें फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज एज वेल एज वर्बल, सेक्सुअल और हरासमेंट टाइप के जो अब्यूज हैं वो आते हैं। अब सर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी बहुत सारी मूवीज की। आई होप आप सर मूवी देखते बहुत होंगे। ज़्यादा मैम। हाँ, बॉलीवुड की मूवी सर, मेहंदी एक मूवी आई थी रानी मुखर्जी रानी की। मुखर्जी की, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, बारात हाँ वाला सर। सीन था। हाँ, तो उसमें आपको सही तरीके से देखने मिलेगा, जिसमें आपको फिजिकल अब्यूज, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एप, इवन हरासमेंट टाइप की चीजें जो डाउरी के लिए किए जाती हैं, हम्म। वो सब आपको देखने को मिलेगा उसमें। इसी तरह सर अभी रिसेंट की, ये तो पुरानी मूवी हो गई, लज्जा देख लीजिए। लज्जा भी पुरानी मूवी माधुरी है, दीक्षित 90s की। 90s की है। हाँ सर। जी और अभी एक मिसेस करके एक मूवी आई है जी सर, जी। सनाया मल्होत्रा की, जिसमें जिसमें उन्होंने अपना एक्टिंग किया है। उसमें क्या था सर, शादी हो जाती है, शादी के बाद उसका जो पैशन रहता है, जो करियर ऑप्ट करने का एक ऑप्शन रहता है, वो सब खत्म हो जाता है। उस मूवी में ये दिखाया गया है सर कि एक लड़की के शादी करके लाया गया, तो सिर्फ किचन के लिए लाया गया है उसको, किचन घर बार संभाले, वहां पे खत्म, ठीक है। और सर उसमें ये भी दिखाया गया, एक सीन है कि वो जाती रहती हैं बाहर अपने रिज्यूमे डालने, जी जी, सनाया बिल्कुल मल्होत्रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके ससुर बोलते हैं कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, कहाँ जा रही हो। अब हालांकि मूवी में आपको सिर्फ खाना दिखेगा,
सिर्फ आपको थोड़ा सा रूडनेस दिखेगा, लेकिन कहीं से आपको फिजिकल अब्यूज जैसी चीजें नहीं दिखेंगी, मारना पीटना ये सब आपको हाँ, नहीं दिखेगा। तो क्या हम कह दें कि उस मूवी में कोई अब्यूज नहीं था? नहीं अब्यूज़ तो है मैम। और रिसेंटली अभी- आपने देखा होगा कि एक वाक़या भी हुआ है कि इंडिगो एयरलाइंस में, कि जहाँ पे एक पैसेंजर है, वो एयरलाइंस की जो केयर टेकर्स होती हैं या जो भी एयर होस्टेस उसको जी कहता है जी कि यही जी काम तुमको घर पे करने के लिए कहा जाता है, तो तुम्हारे नखरे होते हैं और यही तुम यहाँ पे काम जी कर रही हो। जी तो जी उसके ऊपर जी भी मैम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। जी जी सर। तो वही बात है कि अगर आप किसी को इवन करियर ऑप्ट करने से भी रोक रहे हैं ना, तो भी आप उसको अब्यूज कर रहे हो। ओके। तो बहुत लोग को तो यही कंफ्यूजन है, अरे मैंने क्या बोला, उसका तो कर्तव्य है वो काम करना, ठीक बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। कर्तव्य के साथ साथ सारी चीजें अगर मैनेजेबल हैं और कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता है, अपना करियर परस्यू करना चाहता है, तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तो तो मैम, और इसी, जी, हाँ सर, आप कुछ एक कह रही थी एक मैम? और मूवी, क्योंकि मैं मूवी ज्यादा देखती हूँ सर, जी, इसी वजह से मूवी मूवी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सर आपने एक मूवी देखा होगा, थप्पड़। थप्पड़ भी देखा है, तापसी पन्नू का। हाँ हाँ, उसमें तापसी पन्नू जी ने रोल किया है, जी। एक्टिंग किया है। तो सर उसमें जस्ट एक थप्पड़ रहता है, उसी के बेस पे उन्होंने डाइवोर्स जो है वो सीख किया था। हम्म। अब हम अगर ऐसे किसी को जजमेंटल हो जाए या फिर कोई बोल दे ऐसे ना, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में, अरे पति है थप्पड़ तो मार ही सकता है, जी जी इतना तो चलता। लेकिन सर उस थप्पड़ का फिजिकल अब्यूज तो चलो ठीक है, थोड़ा देर दर्द करेगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सबके सामने, समाज के सामने वो उसकी इज्जत थी जी। या फिर उसका रेपुटेशन था, उसका क्या हुआ सर? तो बिल्कुल। सर ये भी एक तरह का अब्यूज ही है, और ये तो फिजिकल भी था और एज वेल एज ये साइकोलॉजिकल भी था सर। ओके। तो मैम जब हम जी इस एक्ट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब आमतौर पे आप, मैं फीमेल की ही बात करूंगा क्योंकि इस जी केस सर। या इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर आपको एक फीमेल सेंट्रिक क्लॉज भी देखने को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो मैम जी इसके सर। अंदर अमूमन जो प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है वो प्रोटेक्शन मैम किस किस रूप में एक फीमेल को मिलता है? जी सर, प्रोटेक्शन सर, इसमें आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है कॉम्पनसेशन के रूप में, ओके। कस्टडी के रूप में, मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में, एज वेल एज रेसिडेंस जो ऑर्डर है जी। उसके रूप में आपको जो कॉम्पनसेशन है या रेमेडीज कह ले, रेमेडीज वो मिलती हैं। तो ब्रॉडली 3 या 4 प्रकार की जो रेमेडीज हैं वो इस डीवी एक्ट के अंतर्गत मिलती हैं सर। तो सपोज़ करिए मैम कि अगर वो महिला अपने ससुराल के घर में नहीं रहना चाहती है, वो चाहती जी कहीं और सर। रहना, और वो कोर्ट से कहती कि भाई मुझे आप किराया दिलवाइए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट? सर कैन यू प्लीज रिपीट द मैम क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कि सपोज़ करिए एक महिला है, शी वॉज जी सब्जेक्टेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? जी जी अब सर। जी सर। उसका ये कहना है कि मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, जी ना सर। ही मैं अपने मायके जाके रहूँगी, मैं किसी जी और सर। जगह पे रहूँगी। तो जी जाहिर सी सर। बात है कहीं भी मैम रहेगी तो रेंटेड अकोमोडेशन से लेना पड़ेगा, उसके लिए उसको जी एक सर। रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो क्या जी मैम सर। कोर्ट में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके माध्यम से उस महिला के लिए रेंट का अमाउंट भी डिसाइड किया जा सके या जी पे सर। किया जा जी सर। सके? जी सर, किया जा सकता है। उसके जो स्पाउस होंगे, हम्म। उनको ये जो रेमेडी है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला जाएगा, या फिर उनको कहा जाएगा कि आपकी जो वाइफ है अगर वो सेफ नहीं कर रही हैं जी। आपके घर में, या फिर जहां वो रहना चाहती है वहां नहीं, तो उनको आप एक सेफ जो प्लेस है, रेसिडेंशियल प्लेस, वो प्रोवाइड करें। तो ये भी हो सकता है सर। ओके। तो मैम जब मैं इस एक्ट को पढ़ रहा था तो यहाँ पे मैम कई जगह पे मैंने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे वर्ड को भी यूज़ किया गया है। जी तो सर। जी मैम सर। वहाँ जी पे सर। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि ऑलरेडी वी हैव द स्टेट मशीनरी, हमारे पास राज्य की पुलिस है, केंद्र की जी पुलिस है। सर। तो फिर मैम यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसकी मैम यूटिलिटी क्या है और ये कैसे काम करता है और किसके सुपरविजन में काम करता है? सर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हम्म। और सर प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो मेन काम होता है वो असिस्ट करना होता है, हेल्प करना होता है, जो भी विक्टिम होते हैं इस केस के, डीवी एक्ट के, तो उनको वो असिस्ट करते हैं, और उनको किस तरह से रेमेडी दिलाई जाए, किस तरह से उनको मजिस्ट्रेट के सामने अपना केस ले जाना है या पुलिस स्टेशन में कैसे अपना केस लॉन्च कराना है, इन सब प्रोसीजर में सर वो मदद करते हैं। तो क्या मैम यहाँ पे ये कहा जा सक काउंसलिंग भी करते हैं, इवन उनकी काउंसलिंग भी करते हैं ओके। तो मैम जब आपने काउंसलिंग का जिक्र किया तो मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे केसेस मैम दिल्ली से ही निकल कर आए थे कि जी पता सर। चला कि जो वकील साहब आपके खुद का केस लड़ रहे थे, जी वही सर। वकील साहब केस के लपेटे में आ गए, उन्हीं के ऊपर महिला ने 10 तरह के चार्जेस लगा दिए। जी सर। वो महिला तो गई थी कि उनके कंधे पे सर रख के अपना दुख लगाएगी ताकि उसको न्याय मिल सके, और पता चला जी सर। वकील साहब ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार कर दिया। तो मैम जी मेरा सर। आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे निकल कर और आता है कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं
तो जी क्या सर। मैम यहाँ पे ज़रूरी है कि जो वास्तव में पीड़ित व्यक्ति है वही कोर्ट को अप्रोच करेगा या पुलिस थाने को अप्रोच करेगा? क्या उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है या नहीं? जी सर, बिल्कुल कर सकता है। उस महिला के जो भी फ्रेंड हो या रिलेटिव्स हैं, जी। वो उनके बिहाफ पे जा करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मैम ये जो कंप्लेंट फाइल करने का जो प्रोसीजर है, क्या ये जी। ऑफलाइन ही होता है या ऑनलाइन भी हो सकता है? सर, अब तो ऑनलाइन मैकेनिज्म भी आ चुके हैं सर। ऑनलाइन आ चुके इसके हैं। लिए इवन आप टेलीफोनिक माध्यम से भी, अगर आपके पड़ोस में, इवन नेबर्स भी कर सकते हैं सर, फ्रेंड रिलेटिव्स और नेबर। अगर आपके नेबर में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे घर के बगल में। अब आप सर तीन पत्ती करके एक मूवी देखे होंगे शायद, मूवी का ये नाम नहीं मुझे मैम, ज्यादा वो याद मैंने नहीं है। देखा, लेकिन मैं आज ज़रूर जाके देखूंगा उसे। हाँ, तो कृति सेनन और काजल की मूवी थी, काजोल की। ओके। तो उसमें डीबी ऐसा मामला दिखता है कि एक जो घर की नौकरानी रहती है, केयर टेकर, वो करती हैं इसके लिए कंप्लेंट पुलिस ओके। के पास कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो मैम जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो आम तौर पे जी। मैम जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि अगर आप पुलिस के पास भी जाते हैं तो जी रेदर दैन कि एक महिला को न्याय मिले, कहीं ना कहीं मैम हमें ये देखने को मिलता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं क्या करती है, मीडिएशन टाइप का प्रोसेस करती है। वो थाने में जी जब सर। पत्नी आती है तो सबसे पहले वो उससे एक एप्लीकेशन लिखवाती है, फिर उस पर पति का फ़ोन नंबर आता है, तुरंत पति को कॉल किया जाता है कि नहीं आप थाने आ जाइए, और वहाँ पे पति को भी थोड़ा बहुत डांटा फुटकारा जाता है, समझाया जाता है, और पति से भी हम्म, एक एप्लीकेशन लिखवा के मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। तो हम्म, क्या मैम हम्म। एग्जैक्ट ये प्रोसीजर डीवी एक्ट का है या मैम सिर्फ एक मामले को टालने की प्रक्रिया है ये? सर, देखिए, एक चांस तो सबको बनता है। अगर जी। हम ऐसे भी देखें तो अगर पहली गलती किसी से हो रही है तो अगर पुलिस अपने एंड से मीडिएशन करा के चीज़ों को अश्योर करती है और बाद में उसको वो देखती भी है कि हाँ सर्विलांस पे रखती है उस चीज़ को कि हाँ ये फिर फर्दर ना हो पाए, तो वो एक समय के लिए कर सकते हैं। वरना अगर पूरा प्रोसीजर हम करें तो वो कहीं से उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा सर। बट मैम जब कोर्ट में केस वगैरह फाइल होता है या चलता है तो आई डोंट थिंक सो मैम कि जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स होती है या पुलिस जो मीडिएशन करवाती है उसको ऑन रिकॉर्ड कंसीडर किया जाता है मैम, क्योंकि वहाँ पे तो मैम आप जानते हैं कि डरा धमका के भी कई बार होते हैं, या आपको पूरे फैक्ट नहीं बताए जाते हैं, या तब तक व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है मैम कि आखिर उसको करना क्या है और करना क्या नहीं है। जी सर। सर, ये अगर विमेन को लगता है, वो सेटिस्फाई होती है उस पुलिस के मेडिएशन से कि हाँ ठीक है चीजें बियरेबल है, तो फिर उसके ऊपर है कि वो कंटिन्यू करना चाहेगी आगे केस या फिर उसको चांस देना चाहेगी, तो वो उसके ऊपर भी है सर। क्योंकि आप सब जानते हैं, हालांकि इसमें जो डिस्पोज करने का, केस को डिस्पोज करने का एक दायरा है, लिमिटेशन है, जी। वो फर्स्ट जब हियरिंग होती है उसके 60 डेज के भीतर जो है वो डिस्पोज कर दिया जाता है केस बाय द मजिस्ट्रेट। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्पीडी ट्रायल भी है सर, इसमें ऐसा नहीं है कि देर होता है, लेकिन हाँ अगर मीडिएशन से चीजें बन जाती हैं तो फिर चल सकता है सर, चीजें चल सकती हैं, अगर तो नहीं होता है मैम तो फिर। क्या आपके हिसाब से ये माना जा सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको आउटसाइड ऑफ द कोर्ट भी सेटल किया जा सकता है, या यस सर। उनके सेटलमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? यस सर, सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी होती है और आउटसाइड कोर्ट भी जो जाके इसका सेटलमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मेन एम क्या है कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है जाने अनजाने, चाहे जैसे भी, चाहे अंगर में आके, सड़क ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में करके, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझा के अगर बातें बनने वाली है तो बना ले, लेकिन फ्रीक्वेंटली वो चीजें हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लिटिगेशन में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आपको रुकना भी नहीं चाहिए। अच्छा मैम, यहाँ पे जब आपने लिटिगेशन का जिक्र किया तो एक मेरे मन में सवाल और आ रहा है कि मैम जब ऐसे मैटर को भेजा जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट भी मैम कहीं ना कहीं इस सारे मैटर को उठा के मीडिएशन सेंटर को रेफर कर देती है, यस और मैम यस। वहाँ पे कहीं ना कहीं हस्बैंड को ये कहा जाता है कि आपको एक अमाउंट पे करना है, भाई वो जी लड़की सर। अपने यहाँ से कोर्ट आएगी जाएगी, और मैम शायद मीडिएशन के 3 या 4 सेटिंग होते हैं। तो हाँ। मैम ऐसा क्यों नहीं हो कि जो अमाउंट है उसको इक्वली डिवाइड किया जाए कि चलिए ठीक है 20,000 है तो 10,000 हस्बैंड पे करे, 10,000 उसकी वाइफ पे करे, क्योंकि मैम ऐसे केसेस में मैंने देखा कि हस्बैंड के ऊपर कहीं ना कहीं एक बर्डन ज़रूर आ जाता है, क्योंकि देखिए मैम ये तो आफ्टर द कॉम्पिटिशन ऑफ द ट्रायल ही पता चलेगा ना कि कौन वास्तव में गलत है और कौन वास्तव में सही है। तो मैम ऐसा कई बार होता है कि पता चला कि आप कोर्ट गए कि भैया हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, हमें स्टे चाहिए, कोर्ट ने कहा ठीक है अगर आपको स्टे चाहिए तो हम इस मैटर को मीडिएशन में भेज देंगे। अब कोर्ट ने लगा दिया कि आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। अब उस व्यक्ति का कहना है कि सर इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं, आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो मैम ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो अमाउंट है उसको वाइफ से भी रिकवर किया जाए? सर, वो तो आप जैसे बोले कि चीजें जब रिजॉल्व होने लगेंगी या हो जाएंगी तभी पता चलेगा कि असल में क्या बात थी और कौन इसमें अक्यूज है या फिर गलत तरीके से जो है आरोप लगाया गया है जी। उसको अक्यूट किया जाएगा सर।
तो सर अगर बात करें मीडिएशन सेंटर की, तो मीडिएशन में आप जानते हैं कि बहुत कम जो खर्चे में है सारी चीज़ें मीडिएट कर दी जाती हैं। और बात रही फेयर की, एक्सपेंसेस की, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर महिला आ रही है अपने एक्सपेंस से, अब डिस्प्यूट है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है सर कि ये दोनों अलग ही रहेंगे। जी। तो दोनों अलग अलग जगह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम कर रहे हैं अपना, बिल्कुल। उतने टाइम पीरियड के दौरान तो अलग ही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग ही प्रेयर कर रहे हैं। और जो भी कॉम्पनसेशन का या फिर जिस भी तरह की रेमेडी दी जाती है आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, और रिजॉल्व करने के बाद वो सुनाई जाती है। अगर चीजें प्रूफ होती हैं तो ठीक है, जो मैन है या मेल है पर्सन है वो जो है वो कॉम्पनसेशन देगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अगर नहीं है वैसा कुछ तो वो कॉम्पनसेशन नहीं देगा। तो फिर अगर देखा जाए ऐसे तो लॉस तो दोनों तरह का हुआ ना, दोनों साइड का हुआ। जी। अगर विमेन ने अगर प्रूफ नहीं कर पाया कि ये भाई डोमेस्टिक वायलेंस सच में इसके ऊपर होता था नहीं होता था, तो उसका भी जो उतना टाइम था, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था, और भी तरह की दिक्कतें थी, वो उसकी ही रहेगी। वो तो कोर्ट नहीं दिलाएगा ना। तो ये तो पूरी तरह से फिर मीडिएटर के ऊपर आ जाता है ये कार्यभार, कि वो देखे कि वो क्या जो है निर्णय करेगा, और उसी के ऊपर पूरी तरह से चैलेंज होता है कि वो उसमें क्या न्याय दे, या फिर ये उसी का परीक्षा होता है सर कि वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं इस चीज को, इस चैलेंज को। तो मैम यहाँ पे फिर से मैं अपने पहले वाले सवाल पे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक जी। वायलेंस के अंदर जब भी केस फाइल होता है तो हम एक अवधारणा लेकर चलते हैं या प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि ज़रूर यहाँ पे बहू के साथ ही गलत हुआ होगा या बहू के साथ ही अत्याचार हुआ होगा। लेकिन मैम कुछ ऐसे भी केसेस हैं, कुछ ऐसे भी वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए हैं या वायरल हुए हैं जहाँ पे बहू ने अपनी सास को मारा है, अपनी ननद को मारा है, अपने ससुर को मारा है। तो मेरा ये पूछना है मैम आपसे कि क्या इस कानून के अंदर आमतौर पे क्या एक सास, क्या एक ननद और क्या एक पुरुष को प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं? सर पुरुष कैसा पुरुष? पुरुष मैम क्योंकि मैम देखिए जब मैं इस एक्ट को पढ़ रहा था, ठीक है, तो जी सर, यहाँ जी पे सर। मैम इस एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो साफ तौर पे लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो मैम जी वुमेन सर। का मतलब तो ये कि चलिए ठीक है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लेकिन मैम लिए। 2-3 साल पहले की बात है, मैं ऐसे गूगल को स्क्रॉल करा तो जी। शायद दिल्ली में एक कड़कड़डुमा कोर्ट है, वहाँ पे मैम एक पुरुष ने भी अपना कंप्लेंट फाइल किया था और उसने इसी एक्ट का सहारा लिया। जी सर। तो मेरा वही मैम आपसे छोटा सा सवाल है कि क्या इस कानून के अंदर एक पीड़िता जो सास है, एक पीड़िता जो ननद है, चलिए ठीक है हम पुरुष को हटा देते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इस कानून के अंदर फिलहाल पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, वो जाए आईपीसी में या बीएनएसएस में जाए, जहाँ पे उनको चाहे हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट हो, असॉल्ट हो, जो हो उसके लिए जाए। तो मैम क्या इस कानून के अंदर एक सास और एक ननद, बाकी जो रिश्तेदार हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन मिलने की कुछ गुंजाइश की जा सकती है या नहीं? सर सास ननद के साथ अगर शेयर वो हाउस होल्ड शेयरिंग में रह रही हैं, जी। और उनके साथ कोई मेल पार्टनर अगर कुछ करता है, चाहे वो उसका फादर हो, चाहे ब्रदर हो, जी। चाहे और कोई हो, अगर हाउस होल्ड में रहते हुए शेयरिंग हाउस होल्ड में अगर एक सिस्टर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ के साथ भी चीजें हो रही हैं, तो वो कवर हो जाएंगी डोमेस्टिक वायलेंस में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो महिला है यानी बहू है, बहू जो है वो अत्याचार कर रही है अपने सास पे या सिस्टर इन लॉ पे, तो क्या बहू और जो वो सॉरी, क्या सास और जो सिस्टर इन लॉ है वो केस कर सकती हैं उस अपनी भाभी पे जी। या फिर अपनी बहू पे? तो ऐसा सर इसमें नहीं कवर है। ऐसा कवर नहीं है। जी सर। बट मैम कुछ केसेस मैंने ऐसे भी मतलब अपने लाइफ में देखे हैं या मेरे पास ऐसे केसेस की कुछ डिटेल्स आई हैं कि जहाँ पे सपोज करिए पति और पत्नी के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जी सर। अब पत्नी जी जो सर। है वो पति के पूरे खानदान वालों को एक साथ गरियाना शुरू कर देती है, उल्टे सीधे बात सर। करना शुरू कर देती है। जी सर। अब पति नोज दैट वेरी वेल कि अगर वो थाने जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसकी जगह हंसाई होगी। तो वो क्या करता है, वो आगे अपनी माँ को कर देता है या अपनी बहन को कर देता है। वो कहता है कि नहीं, तुम अपनी बहू के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो, चाहे महिला आयोग में करो या महिला थाने में जाओ या वहाँ जाओ। तो मैम इसके पीछे का बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? सर जो मैन है वो कहीं ना कहीं इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि अगर मैन टू फीमेल की अगर बात करें कि मेल और फीमेल में, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे आपने बोला कि ये एक्ट जो है वो बाइस्ड ही है, जी। क्योंकि ये पूरी तरह से फीमेल को जो है वो सपोर्ट करता है। तो अगर इसमें मेल कहीं से भी इन्वॉल्व होगा तो वो तो भाई जाएगा इम्प्रिजनमेंट, आइदर फाइन उसको होना है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर फीमेल जाकर के अपनी बात, अगर उनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो इस एक्ट के अलावे भी बहुत सारे जो है मेथड हैं जिसके थ्रू जा करके वो अपनी बहू की शिकायत कर सकती है। ओके। जी सर।
तो मैम जब इस एक्ट को हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ पे मैम एक शब्द आया दैट इज़ कॉल्ड आपका डोमेस्टिक रिलेशंस, जिसको आपने जी जी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं सर यहाँ पे एक घरेलू संबंध का होना ज़रूरी है। अब जी मैम सर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें भी निकल कर आती हैं। और एक बार मैं जी फिर सर। आप पे आऊँगा मैम, एक मूवी इसके ऊपर आई थी कृति सेनन की ही, शायद लुका छुपी आई थी, यस सर, जहाँ पे यस वो सर। लिव इन रिलेशन में कार्तिक आर्यन के साथ रहना चाहती है। जी तो सर। मैम लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो महिला अपने मेल पार्टनर के साथ रहती है, क्या हम्म। उसको भी इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं? यस, यस सर। जो लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला रह रही है शेयर हाउस होल्ड में, वेदर ये चाहे उस महिला का ही हाउस हो, चाहे वो पुरुष का हाउस हो, चाहे वो रेंटल हाउस हो, वो जी। किसी हाउस में रह रहे हो, और अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में एक मेल फीमेल रह रहे हैं, तो जो फीमेल लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है वो भी कवर होगी इस डीबी एक्ट के अंदर से। ओके। और मैम ऐसा भी कई बार हम लोगों ने देखा है और महसूस किया है कि जब आमतौर पे मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, जी तो सर। जो पत्नी होती है वो बच्चे को उठा के अपने साथ लेकर चली जाती है। यस सर, अब यस यहाँ सर। पे मैम लड़ाई का जो एंगल है वो पूरा का पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अब हस्बैंड का ये कहना है कि बीवी के साथ जो लड़ाई है वो तो चल रही है, बट मुझे अपने हम्म। बच्चे की कस्टडी चाहिए। तो मैम हम्म। आमतौर पे ऐसे केसेस में कोर्ट का नज़रिया क्या होता है, कोर्ट का व्यू क्या होता है? सर कोर्ट जो है वो कस्टडी जनरली जो है वो फीमेल को ही देता है। जी। जी सर। तो अगर अगर ऐसा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस में चाइल्ड को भी अब्यूज जो करना है वो भी इंक्लूड है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे की केयर टेकर इनिशियल डेज में होती है वो मदर ही होती है, भले फादर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन इमोशनली जो सपोर्ट है और केयरिंग वाला काम है वो मोस्टली फीमेल ही करती हैं। तो जब तक वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, तब तक वो कस्टडी जो है, अगर विमेन अलग रह रही है, डीवी अगर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कुछ हुआ है, हम्म। और उसके उसको रेमेडी में उसको मान लीजिए कि कोई दूर रहने का, या फिर किसी रेसिडेंशियल या फिर रेंटल होम में उसको रहने का ऐसा ऑर्डर दिया गया जी। है, या फिर उसको कॉम्पनसेशन के रूप में बोला है उसके पति के द्वारा कि तुम अपने जहां रहते हो खुद, तुम्हारा जहां घर है वहां से इसको अलग रखोगे, तो बिल्कुल। अगर वाइफ लेट सपोज कहीं बाहर रह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बच्चा भी उसके साथ ही रहेगा। रहेगा। तो मैम इस दौरान आपको नहीं लगता है कि जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? क्योंकि मैम देखिए, एक बच्चे को तो माता और पिता दोनों ही चाहिए। यस सर। तो ऐसे केसेस में मैम बच्चों के साथ भी तो कहीं ना कहीं गलत होता है, टेक्निकली एंड लीगली। सर बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करूंगी कि हाँ बच्चों के साथ गलत होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में हैं और रोज जा करके झगड़ा हो रहा है, ऐसे वॉयलेंसेस हो रहे हैं, तो भी बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं वो दिमाग पे इम्पैक्ट डालेगा सर वो बिल्कुल चीज। बिल्कुल। तो वो ज्यादा सीवियर हो जाएगा सर, एज कम्पेयर टू वो अलग रह रहा है। हो सकता है बाद में जाके साल भर 6 महीने के बाद जाके चीजें सही हो जाए, लाइंड अप हो जाए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, लेकिन जो ये रोज का झगड़ा साथ में रह के होगा ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा सर। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट अन्नपूर्णा मैम, आपको क्या लगता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें होती हैं या आमतौर पे पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, जी तो सर। शुरुआत कौन करता है और गलती किसकी होती है? क्या सर ये इसको हम दोनों साइड से हो कंपोजिट सकता है। नेग्लिजेंस या कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस कह सकते हैं कि दोनों की लापरवाही है, या हम कहें कि नहीं नहीं तुम ही गलत हो या तुम ही ने गलती की है? आपके हिसाब से मैम क्या व्यू है? सर एक कहावत तो है कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, जी। लेकिन लेकिन ये भी है सर कि अब मान लीजिए कोई चाहता ही है कि अपने ही दोनों हाथ से ताली बजाना, हम्म। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर कि चीजें कैसी चलने वाली हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हस्बैंड या वाइफ, चलिए हस्बैंड का ही लेते हैं क्योंकि ये बायस थोड़ा सा एक्ट है, तो हम हस्बैंड को ही इसमें जो है वो अक्यूज जो है वो बना देते हैं, रिस्पोंडेंट लेकर के उसको चलते हैं सर। अब मान लीजिए हस्बैंड बाहर से आया और पत्नी से रोज कहता है पानी नहीं लाई अभी तक, एक दिन पानी नहीं आया, मान लीजिए किसी और चीज में वाइफ जो है वो बिजी है, अब वहीं पे लगा गाली देना स्टार्ट कर देना, ताना मारना स्टार्ट करना, तो पत्नी कितना सहेगी? एक तो पत्नी घर में रह रही है और सारी चीजें झेल रही है, उसके बावजूद भी वो पति से उम्मीद करती है कि हाँ आए मेरा पति बाहर से, तो थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें फ्रिक्वेंटली होती जा रही है, तो पत्नी के साइड से भी चीजें आएंगी, तो वो आएंगी। कारण ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका रिजल्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस ही होगा, बिल्कुल। और मोस्ट प्रोबेबली वो फिजिकल वायलेंस ही होगा सर। तो इसमें दोनों की भी गलती हो सकती है, और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है सर कि कौन कैसा है। तो आपके हिसाब से मैम आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाए या कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए ताकि ये चीज़ें पनपे ही ना मैम? सर ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने डाइवर्स पर्सनालिटी यहाँ जी। पे एग्जिस्ट करती हैं सर, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि हाँ अब यही ले लें कि क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये जी। पॉसिबल है क्या?
और ये भी है कि अगर अगर क्राइम खत्म हो गया तो फिर कहाँ जाएगा वकालत सर? वकालत कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वकालत? तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन हाँ एक कोशिश करने के लिए हम शुरू से ही, जैसे यूपीएससी में एक पेपर होता है इथिक्स, जी, इथिक्स एंड मोरालिटी करके, लॉ में भी हमारे है। तो सर क्योंकि बच्चे जो है वो अपने घर से ही सारी चीजें सीखते हैं, बिल्कुल। तो हम बेटर फ्यूचर बनाने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, और सर ये ऐसा क्राइम है ना जो बहुत ज्यादा समाज को खोखला कर देता है सर। जी, अगर विमेन को इक्वालिटी नहीं मिलेगी या नाम मात्र के लिए इक्वालिटी मिल रही है तो वो कहीं से सराहनीय नहीं है सर। तो अगर हम बचपन से ही न्यू डालेंगे अपने बच्चों में कि हाँ हम साथ में ट्रीट करेंगे। अब जैसे हमारे घर में जनरली क्या होता है, विमेन खाना बनाती हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं, पुरुष सारे ठाट से बैठ जाते हैं जनरली, और फिर विमेन ला के सर्व करती है, इवन मैं भी करती हूँ सर। हुँ, तो अब कहीं ना कहीं मान लीजिए कि मेरा बच्चा हुआ तो वो देखेगा, वो कंस्टेंटली उसके दिमाग में चीजें घुसेंगी कि महिलाएं होती हैं खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस बात को कि हाँ मेरी जो फीमेल फ्रेंड होगी या गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हालांकि सर चीजें बहुत चेंज हो रही हैं आजकल के, अगर हमारे दोस्त को देख लें या क्लासमेट के देख लें तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, और वो केवल अपेरेंट नहीं होनी चाहिए कि हम दिखावे के लिए जो है इक्वालिटी कर रहे हैं, बल्कि वो अंदर से होनी चाहिए। जब तक आपकी इनर मोरालिटी और घर से एक न्यू डल के नहीं आएगी समानता की, रिस्पेक्ट की, तब तक कहीं ना कहीं ये जो वायलेंस है वो खत्म नहीं होगा सर। तो आपको क्या लगता है मैम, एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन एक महिला खुद होती है या एक पुरुष होता है? सर देखिए इसके पीछे जो आपने बात कही, महिला के पीछे महिला ही खुद दुश्मन है, उसके पीछे उस महिला का भी दोष नहीं है जो चाहे अनचाहे दुश्मन बन चुकी है सर। जी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन झेलती हुई आई है, वायलेंस झेलती हुई आई है, और वो भी अपना सच वही मान ली है कि हाँ मेरा पति हमको पीटा है, ये मेरा पत्नी कर्तव्य है कि मैं पीटूं। मेरे फादर हमको बोलते आए हैं तो हाँ मेरी भी बेटी को मेरे पति बोलेंगे, ये उसका कर्तव्य है कि वो सुने। तो उसमें उसकी भी क्या गलती है सर? तो मैम आपके हिसाब से आने वाले जो वक्त है, फिलहाल अभी हम लोग 20वीं सदी में रह रहे हैं, तो इन चीज़ों को जी कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? क्योंकि मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर ख़त्म जी करना सर। है तो उस व्यक्ति की सोच से ही आपको उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। यस सर। लेकिन मैम इन चीज़ों को वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन से एथिक्स हैं, वो कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, विद द हेल्प हम इसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकें? सर सबसे पहले तो मैंने बोला कि हम एजुकेशन अवेयरनेस लोगों में जी, ला सकते हैं। और एक जो हमारी नई जनरेशन है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी नई जनरेशन से सारी चीजें ठीक होंगी। लेकिन ये भी जहां तक हम ठीक मार रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी, अब जेनजी वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि जी, वो जी, अपने इमोशंस को बिल्कुल छुपाते ही नहीं है, निकाल के रख देते हैं, तो ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे। जी, ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा हमसे पहले जो जनरेशन था, हमारे जनरेशन से वो चिंतित था, हमें भी अपने आने वाले जनरेशन से चिंता हो रही है, लेकिन उसको हम ठीक कर सकते हैं यही विमेन सेंसिटाइजेशन करके, विमेन के बारे में जो है वो बात करके सर। जी, और जो वही पर्सनल जो इथिक्स है सर, हुँ, एक सॉरी, हाँ, तो जो इथिक्स है, जो इनर मोरालिटी है, उनकी बचपन से ही वो डेवलप करके हम चेंजेस ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है ना सर, उसको भी ब्रॉड करना होगा। जी, ठीक है, अगर हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अपने टर्म एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत लोगों का क्या होता है कि वो एकदम अपनी सोच के अकॉर्डिंग सोच बना लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये जो है यही सही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो कोई सकता। रास्ता नहीं है। उनको सिर्फ ब्लैक और व्हाइट समझ में आता है, उनको ग्रे नहीं समझ में आता सर। तो मैम आपको नहीं लगता कि कभी-कभी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो लड़ाई होती है वो स्वाभिमान से ज़्यादा अभिमान की लड़ाई हो जाती है? हाँ सर, स्वाभिमान अभिमान की बात अगर हम करें तो विमेन की अगर स्वाभिमान की बात करें तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इवन अगर एक मैरिड वुमेन की बात करें सर, तो मैरिड वुमेन में ना सिर्फ उसका स्वाभिमान उसके इन लॉज वाले दबाते हैं, बल्कि उसके उस लड़की के घर वाले जो मायके वाले होते हैं वो भी दबाने की कोशिश करते हैं। और वहीं अगर मेल पार्टनर जो है, जो जी, पति है, वो कुछ कर रहा हो तो उस पे कहते हैं अरे ठीक है, लड़का है, गलती हो जाती है, ऐसा होता ही रहता है। तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि हम स्वाभिमान के लिए क्या लड़े सर, हमारे स्वाभिमान के लिए तो हमारे अपने ही गला घोट देते हैं, चाहे ना चाहे। तो ये भी एक तरह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस ही है सर, जिसको साइकोलॉजिकल अब्यूज में हम डालेंगे और इमोशनल अब्यूज में डालेंगे। तो अन्नपूर्णा मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि लगभग जितने सवाल मैं आपके लिए लेकर आया था और वहाँ पे जी मैम आपने बहुत ही ग्राउंड लेवल का जो सत्य है वही आपने डिस्क्लोज़ ऑफ किया।
और यस सर। जो भी आपके साथ मैम इंटायर कन्वर्सेशन था दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। और जो भी बातें आपने कही हैं, आपने उन बातों को महसूस किया है या उन बातों को आपने अपने आसपास देखा है, क्योंकि इसमें यस मैम सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कहीं भी कोई बुकिश लैंग्वेज, कहीं भी कोई दर्शन या कोई शास्त्र वगैरह नज़र बिल्कुल भी नहीं आया। सिर्फ ये नज़र आया कि वाकई में जो इन रियलिटी चलता है, क्योंकि मैम जब मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूँ तो मैंने जो देखा है या जो मैं सुनता हूँ, और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके घरों में भी दबाया जाता है। द रीज़न इज़ दैट मैम कि जब एक लड़की अपने घर में अपने कमरे में सो रही होती है और जैसे उसको आहट सुनती है तो जाहिर सी बात है अगर वो अपने घर में है तो कौन आएगा, उसके पिता आ सकते हैं, उसका भाई आ सकता यस। है। लेकिन यस जैसे सर। ही वो उठती है तो सबसे पहले वो अपना दुपट्टा ही ठीक करती है। जी तो सर। कहीं ना कहीं मैम आई टोटली एग्री विद योर स्टेटमेंट एज वेल एज योर व्यूज़ कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जो दबाने की जो शुरुआत है वो उनके घरों से ही की जाती है। यस। ये बात अलग है कि हम उसको केयर और चिंता का एक परिभाषा दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। लेकिन मैम जब हम वास्तविकता में देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी विशेष हैं, उनको कहीं ना कहीं मोल्ड किया जाता है, उसको डाइवर्ट किया जाता है और उसको उनके प्रॉज और कॉन्स भी बताए जाते हैं। लेकिन जब वहीं लड़कों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको एक लिबर्टी दी जाती है या उनके बारे में एक टिप्पणी की जाती है कि चलो ठीक है, लड़का है, सुधर जाएगा। और हाँ मैम, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हालांकि आज तो हम सिर्फ वुमेन लॉस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैम कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि लड़का जब हाथ से निकल जाता है या बिगड़ गया तो उसकी शादी करवा दो। तो मैम आपको क्या लगता है, शादी करवाने से वो लड़का सुधर जाएगा या उसकी जिम्मेदारियों से वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा? आपको नहीं लगता मैम ऐसे केसेस में एक तो लड़का खुद आपका बिगड़ा हुआ, उसके बाद आप उसकी शादी करवा दोगे झूठ वगैरह बोल के, पता चला जो बहू आएगी उसकी भी ज़िंदगी तबाह या बर्बाद। तो मैम ये आखिरी सवाल है इस सेशन का मेरा आपके लिए। सर, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं गांव से भी ताल्लुकात रखती हूँ सर, जी। तो मैंने तो यही देखा है कि अगर विमेन की शादी हो गई, लेट सपोज, अब गांव में तो सर सारे पीने वाले ऑलमोस्ट इंसान होते हैं, दिख ही जाते हैं सर। अब उनको सुधारने के लिए विमेन की जो है उससे शादी करा दी जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं शादी सक्सेसफुल नहीं होती। और हम मुझे लगता है कि 90 to 95% केसेस में ये देखा जाता है। जी। एक्सेप्शन ऐसा देखा जाता है कि ये बात सच हो, बाकी तो ये मिथी लगती है मुझे, क्योंकि उस विमेन की भी जिंदगी खराब होती है और जो बच्चे आते हैं उस शादी से, सर उनका भी बहुत खराब कंडीशन होता है और कहीं ना कहीं ये जाकर के डाइवोर्स तो होता ही है। लेकिन बच्चों का, जैसे आपने बोला कि बहुत खराब इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपना जो एक करियर परस्यू करना चाहते हैं या जितना अपनी लाइफ को डिग्निटी से जीना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते सर। तो एक खराब शादी को जब जबरदस्ती एक खराब शादी कराने से बढ़िया है कि उसको फ्री छोड़ दो। जो एक बार बिगड़ चुका है सर, वो शादी करवा देने से सुधरेगा नहीं। अब सुधरेगा शादी नहीं। करने के लिए क्या है, उसको तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक महिला आ गई, बिल्कुल बोलेगी बिल्कुल। तो मार देगी। तो सर मुझे नहीं लगता ये कि ये कहीं से सही है सर। अच्छा मैम, तो एक इससे मिलता जुलता सवाल और निकल कर आता है, क्वेश्चन बहुत ही जनरल नेचर का है कि आमतौर पे जी जब सर। शादी होती है तो कहीं ना कहीं एक महिला पर दबाव डाला जाता है कि तुम जल्दी से बच्चा कर लो, ठीक है। जी। तो जी सर। आपको नहीं लगता है मैम कि जैसे डाउरी केस के अंदर आपने देखा होगा कि 7 ईयर्स तक आपको बहुत ही संभाल के रखने की ज़रूरत है, मतलब संभाल के तो आपको ताउम्र रखने की ज़रूरत है, बिकॉज साक्षात तो देवी का ही रूप होती है। लेकिन मैम फिर भी प्रिजम्पशन रिलीज ऑन किया जाता है। तो आपको नहीं लगता मैम कि जब एक व्यक्ति की शादी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनको सबसे पहले अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली रूप से स्टेबल करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैम हम लव मैरिज में भी डाइवोर्स के बहुत सारे केसेस देखते हैं, यस अरेंज सर। मैरिज में भी डाइवोर्स के बहुत सारे केसेस देखते हैं मैम। अब होता क्या है मैम कि सपोज करिए कि शादी हो गई, ठीक है। अब ना तो आपका मेंटल लेवल मैच कर रहा है, ना आपका साइकोलॉजिकल लेवल मैच कर रहा है, आपने तुरंत बच्चा कर लिया। अब जब बच्चा कर लिया मैम, उसी दौरान डिस्प्यूट होने शुरू हो गए, पता चला मैम डाइवोर्स हो गया, तो जो ज़िंदगी आपने उस महिला की या खुद की बर्बाद की वो तो की, साथ ही साथ आपने उस बच्चे की भी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बर्बाद किया। क्योंकि मैम आमतौर पे मैंने देखा है, मैं खुद बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, फिलहाल अभी तो मैं प्रयागराज में सेटल्ड हूँ। तो देखा ये जाता है कि मैम कि अच्छा शादी हो गई है तो एकदम सास हो गई, माँ हो गई, ननद हो गई, खुशखबरी कब दे रहे हो, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। अब बीवी बोले कि यार मेरे पति के साथ मेरा मेंटल लेवल तो मैच कर ही नहीं रहा है, अब इनको गुड न्यूज़ चाहिए, कल की डेट में कुछ हो जाए तो पता चला पति भी हाथ से गया और फिर मैं बच्चों को भी संभालूँ। तो मैम आपके हिसाब से क्या लगता है कि जब एक व्यक्ति शादी के बंधन में बंधता है तो डोंट यू थिंक सो कि उसको कम से कम 2 साल 3 साल एक बार वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद दैट पर्सन और दैट कपल विल हैव टू मेक अ बेबी प्लान एंड समथिंग एल्स वट एवर दे वांटेड टू डू? सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और कपल टू कपल डिपेंड करता है। अगर कपल चाहते हैं कि ठीक है, वो मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज को करने के लिए, तो वो शादी के तुरंत बाद ही बच्चा प्लान कर सकते हैं। अब जनरली हम अरेंज मैरिज में देखते हैं तो उसमें
अरेंज का ऐसा सीन होता है कि ज्यादा ना मेल पार्टनर ना फीमेल पार्टनर पहले कभी मिले होते हैं ज्यादा। अब उनको किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो फैमिली के अकॉर्डिंग जी चलना होता है। अब कहीं ना कहीं अगर फीमेल बोल रही है या मेल ही बोल रहा है कि नहीं अभी बच्चा प्लान नहीं करते, तो वो फैमिली की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आने लगता जी है। जी बिल्कुल। तो ये कंडीशन तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत अच्छी है या सही है। लेकिन अब इसके पीछे भी सर कारण होता है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। जी तो फिर फैमिली चलाने के लिए बहुत लोग ये सोचते हैं जैसे कि एज का फिर फैक्टर आ जाता है सर, बायोलॉजिकल बिल्कुल फैक्टर। बिल्कुल और मैम। अभी सर हम देख रहे हैं कि जनरली जो शादियां हो रही हैं वो आफ्टर 30 हो रही हैं। जी जी। और विमेन की जो फर्टिलिटी एज है सर वो 30 to 40 ही मानी ऑफ जाती है। कोर्स मैम, टोटली एग्री। हाँ, और सर ऐसा मेल का भी है कि हाँ ठीक है, एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए वो अपने 25 to 40 तक में अगर करते हैं, 45 तक में, तो चीजें ठीक होती है। तो सर कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो जाता है, एज वेल एज जो फैमिली का इकोनॉमिकल फैक्टर है। इकोनॉमिकल फैक्टर भी सब मैटर करता है, क्योंकि मान लीजिए अब हस्बैंड या फिर जो वाइफ है वो वर्किंग नहीं है, जी कहीं से जो इनकम का सोर्स है वो नहीं आ रहा है, तो वो कैसे बच्चा प्लान करेंगे। बिल्कुल। तो यही सर मैं कहना चाहूंगी इस पे कि जब तक मेल पार्टनर एज वेल एज फीमेल पार्टनर ये अश्योर ना कर लें कि हाँ इस बच्चे को लाने से पहले हम सारी इसकी चीजें पूरी नहीं कर सकते, तब तक उनको ये बच्चा नहीं लाना चाहिए। अगर कोई कह भी रहा है शादी के बाद, तो मुझे तो लगता है ये बोलना चाहिए कि आप एफडी कर दीजिए, जी बच्चा लाऊंगा या लाऊंगी, कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा जो है जिसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है इस डिसीजन का, वो ना पड़े, वो कहीं ना कहीं अश्योर कर ले। तो थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा मैम, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैम बहुत ईमानदारी से बताऊं कि आपने जो भी बातें बोली हैं एकदम टचिंग बातें ही आपने बोली हैं, मतलब वास्तव में उसका वास्तविक जीवन से ही संबंध है। तो थैंक मैम यू विधि सर। शास्त्रम परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने व्यूज़ थैंक को शेयर किया।